आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त 2023 के अंदर सीटेट पेपर 1 की हिंदी का पेडागोजिकल सेक्शन, मतलब हिंदी के वो 15 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी पर बेस्ड थे। सभी विकल्पों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, कुछ तरीके दे रखे हैं पढ़ने के और पूछ रखा है कि इसमें पाठक को किस तरह से ये जो आपको मैच के लिए दिया गया है कि उनके साथ किस तरह से इन तरीकों को मिलाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है अनुमान। देखिए, अनुमान का मतलब होता है कि जो पाठक है, पाठ किस बारे में है इसके बारे में वो खुद को एक विचार देने के लिए क्या करता है, जो पाठन की सामग्री होती है, जो दृश्य या शीर्षक पाठ में इस्तेमाल हुए होते हैं उनका प्रयोग करें। ठीक है। निष्कर्ष निकालना मतलब क्या हुआ कि पाठक ये सोचेगा कि किस तरह से लेखक सोच रहा है, लेखक क्या महसूस कर रहा है उस वक्त जिस वक्त वो लिख रहा है। ठीक है। इन तरीकों को समझिएगा। इन तरीकों को अगर आप समझेंगे तो फिर आपको अगर यही लाइनें कुछ अदल बदल कर भी दे रखी होंगी तो भी आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा है संदर्भ से जोड़कर। यहाँ संदर्भ से जोड़कर पाठक को क्या करना चाहिए कि अगर कोई नई शब्दावली है तो उसे अगर पठन के अंदर ही, उस पाठ के अंदर ही आसपास के कुछ शब्द हैं तो उन शब्दों से जोड़कर उनके अर्थों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई एक पूरा वाक्य लिखा है, उस वाक्य में एक शब्द का मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन उस वाक्य के जरिए आप उस शब्द का मतलब क्या कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि आप संदर्भ से जोड़कर उसकी क्या मार्मिकता है वाक्य की, उससे जोड़कर आप पता कर लगा पा रहे हैं कि उस शब्द का क्या मतलब बन सकता है। ऐसा इन रियल भी होता है, आप सभी ने शायद कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा। नेक्स्ट है आपका गहन पठन। गहन पठन हो गया कि बारीकी से किसी चीज के बारे में पढ़ना, देखना किस तरह की भाषा प्रयोग हुई है, किस तरह की संरचना वाक्य की हुई है, किस तरह की साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग हुआ है। तो बहुत गहराई से पाठक को क्या करना होगा, पाठ को पढ़ना। दूसरा है आपका पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, कि जो पाठ्य वस्तु है, जो पाठ है उसके अंदर जो भी चीजें प्रयोग की गई हैं, जो यूज किया गया है, उसका संयोजन कहाँ से हुआ है, वो किस तरह से संरचित की गई है। तो अब अपने ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन ही देख लेते हैं, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, आपका अनुमान के अंदर, कि ये किसका है कि अनुमान के अंदर पाठक को क्या करना चाहिए, अपने विचारों को रूप देने के लिए वो पढ़ने से पहले ही क्या लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है शीर्षक और चित्रों से कि जो पाठ्य सामग्री होगी वो किस पर बेस्ड आपकी होगी। तो देखिए, मैंने इन पांचों का अर्थ आपको समझा दिया, आप यहां से देखकर एक एक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आपने क्या करना है, जब आपको एक का आपका पक्का श्योर आंसर मिल गया तो वो चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें वो ठीक हो, तो क्योंकि वो फिर आपका डायरेक्टली ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आपका इस तरह टाइम बचा सकता है। ए का वी था, जो कि ए का यहाँ 2 है तो ये नहीं हो सकता, ए का 1 है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा तरीका कि किस तरह पेपर में अटेम्प्ट करना है। बाकी अभी इसको पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक संयोजन की पहचान, तो यहाँ क्या देखना होगा हमें कि किस तरह से जो पाठ्य वस्तु है वो किस तरह से संरचित की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। 4th नंबर पे है पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह प्रयोग हुआ। देखिए, इस पर ध्यान के ये आपका कौन सा हो जाएगा, गहन पठन हो जाएगा, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो 5 का होगा नहीं। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं देखिए किस तरह से संयोजन किया गया है या संरचित की गई है। आप संयोजन और संरचित वर्ड से भी इन्हें लिंक कर सकते हैं। तो ई का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब रह गया निष्कर्ष निकालना और संदर्भ से जोड़ना। संदर्भ से जोड़ना में क्या था, शब्दों का दूसरे पूरा वाक्य के संदर्भ में क्या निकाल लेना, मतलब निकाल लेना एक तरह से। लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना, ये क्या था आपका निष्कर्ष निकालना। ठीक है। तो इसके लिए यही बच गया, अपरिचित शब्दों को समझने, और वैसे भी आप अर्थ के जरिए भी देखें तो सी का आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ठीक है। पहला ऑप्शन है स्वयं निरीक्षण। तो देखिए, क्या कर रही है वो, अपने आप पर ध्यान रख रही है।
कि वो जो भाषा प्रयोग कर रही है वो कैसी हो, आप उसकी सही हो। स्वयं निरीक्षण कर रही है, हाँ ये ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन में जहां आपको दो ऑप्शन सही लगेंगे और दो ऑप्शन सही हो भी सकते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा सटीकता के साथ उसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगर इससे भी ज्यादा कोई सटीक आंसर आपके पास होगा तो फिर आप उस पे जाएंगे। पहले पुनरावृत्ति, दोहराना तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा। परभाषा व्यवहार, देखिए यहाँ ट्रांसलैंग्वेजिज्म आपने कल भी पढ़ा था जब हम जनवरी 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पेडागोजी के सेक्शन हिंदी का, कि ट्रांसलैंग्वेजिज्म का क्वेश्चन क्या था उसके अंदर, कि एक टीचर क्या करती है, एक कहानी सुनाती है, उस कहानी को एक भाषा में सुनाती है, फिर बच्चों से कहती है कि अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसे सुनाएं और उसके बाद उसका अनुवाद किसमें करें, इंग्लिश में करें। तो जब एक से ज्यादा लैंग्वेज का तरलता के साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वहां आपका ट्रांसलैंग्वेजिज्म होता है। तो यहाँ लैंग्वेज की तो कोई बात हो ही नहीं रही, बस क्या है कि वो अपनी भाषा पर ध्यान रख रही है कि भाषा उसकी ठीक रहे, याद भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्वयं निरीक्षण वो अपना कर रही है। आगे देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थी, देखिए एक आपको दिया होता है ना कक्षा 2 के कक्षा 3 के विद्यार्थी, ये सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए, थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए दे रखा होता है, क्योंकि कक्षा 2 के विद्यार्थी होंगे तो भी वही विधियां रहती हैं, कक्षा 3 के होंगे तो भी वही रहती हैं, 5 के होंगे तो भी वही रहती हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, बस जरा सा नजरों से निकालिएगा। 99% आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ कक्षा 2, 3, 4, 5 क्या लिखा हुआ है। यह मेरी, एक सेकेंड, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है, यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है। देखिए जहां क्रिया करते टाइम आपका शारीरिक गति का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या कि बच्चे जब किसी चीज को सीखने के लिए क्रिया करते टाइम क्या करते हैं, अपना शारीरिक गति पर भी फोकस करते हैं, उसके साथ सीखते हैं, तो वो आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होती है। कौन सी होती है, आपकी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन वैसे है क्या, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो देखिए ये आपका क्या होता है कि वास्तविक जीवन में किस तरह से भाषा आपने प्रयोग करनी है उसको कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिव गतिविधियों के साथ में जोड़ना। तो यहाँ आपको कम्युनिकेटिव कोई स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भौतिक क्रिया, शरीर की कुछ क्रियाओं के द्वारा आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, विभिन्न दर्शनग्राही, ये आपकी एक ऐसी विधि है जहां बच्चों की कौशल के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कुछ सिखाने के लिए, तो ये भी क्या होगा, आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें श्रव्य भाषिक की, तो ये एक ऐसी विधि होती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर जोर दिया जाता है और भाषा के पैटर्न को सिखाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा मिलता है कि कोई संवाद दिया जा रहा है या फिर कोई ऑडियो संकेत आपको दिए जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका श्रव्य भाषिक विधि आपकी होगी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है। देखिए ये आपका क्या होगा, सहपाठी आकलन होगा। जब भी कुछ ऐसा समूह में कोई काम कर रहा है, कोई कुछ प्रश्न लिखे जा रहे हैं, उनके जवाब इस तरह से दिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या होगा, सहपाठी आकलन होगा। अब देखिए इलेमिनेट किस तरह करना है, स्वयं आकलन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ खुद से थोड़े ना वो खुद का, जब हम खुद से खुद की कमजोरियों के बारे में आकलन करेंगे तब स्वयं आकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं आकलन नहीं होगा। फीडबैक वाला अगर आप देखें, पृष्ठ पोषण को देखें, तो फीडबैक आपको कब दिया जाएगा, जब सुधार के उद्देश्य से आपको आपकी कमियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, तब वहां क्या होगा, आपका फीडबैक होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, बस ये है कि बच्चे समूह में एक काम कर रहे हैं, कुछ प्रश्न लिखते हैं, उन प्रश्नों को अदला बदली करते हैं और उनका आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका प्रॉपरली फिट नहीं। ठीक, अब पठन आकलन, पठन आकलन के अंदर आपका क्या होगा, जो बच्चे होंगे उनके जो पढ़ने के कौशल होंगे, समझ होंगे, उसको क्या किया जाएगा, उसका एक तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। तो जब समूह में बात आएगी एक दूसरे के काम को चेक करना या इस तरह का कुछ, तो वो आपका क्या होगा, सहपाठी आकलन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि उस जो शिक्षार्थी है उसे क्या पसंद है, कि जब उसे अभिनय करने को मिले, ठीक है, मतलब उसको शारीरिक गति करने के लिए मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे
भाषा अच्छी तरह याद हो जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो कह रही है कि जब कार्ड पर उसे कुछ लिखा मिलता है और वो जो लिखा मिलता है जब वो उसका अभिनय करती है और बच्चे उसका अनुमान लगाते हैं तब, तो कहीं ना कहीं शारीरिक गति उसकी शामिल है, जो कि यहाँ आपकी इस वाक्य के अंदर तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जब गति कोई कर रही है ना तब उसको अच्छा लग रहा है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा आपकी अच्छी तरह याद रहती है, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो सकता है। जब मैं देखती हूँ तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो साफ कह रही है कि जब उसे कार्ड पर कुछ लिखा मिलता है और वो उस लिखे हुए का क्या करती है, अभिनय करती है, तो उसे आनंद का अनुभव होता है। और जब आनंद का अनुभव होता है और बच्चे क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसे अच्छा लगता है, तो ये उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है सीखने में। कब? जब वो शारीरिक तौर पे इन्वॉल्व होती है, खुद को संलग्न करती है उस क्रिया में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। उसके लिए तर्क दे रखा है। देखिए यहाँ एक कथन है, फिर तर्क है, बताना है कि कथन के अनुसार जो उसका तर्क दिया है वो सही है या फिर नहीं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में जो बच्चे प्रवेश करते हैं वे अपनी आयु के अनुसार क्या होते हैं, भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। तो कथन को पहले चेक करते हैं। देखिए कथन तो आपका सही होगा, ये राइट है कि जब भी कोई बच्चा, देखिए हो सकता है उसको, अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम हो सकता है उन्हें इंग्लिश मीडियम ना आती हो, लेकिन वो संवाद करने में तो सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जो मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, वो तो एटलीस्ट आती है ना। तो वो क्या होते हैं, अपनी जो आयु के अनुसार अपनी एक भाषा में प्रयोग करने में क्या रहते हैं, सक्षम रहते हैं। तो कथन तो आपका सही है। अब देखिए तर्क को देखिए, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हम एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं वो ये है कि जो डाइवर्सिटी होती है उसे एज ए चुनौती नहीं लेना चाहिए, उसे एक हर्डल की तरह नहीं लेना चाहिए। जबकि विविधता तो क्या है, एक संसाधन है, अगर उसका आप अच्छे से प्रयोग करवाएंगे, उसे एक साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, अपनी योग्यताओं का और अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। तो आपका कथन ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। यही हमें देखना है कि किस ऑप्शन में आपका गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 उपयोगितावादी, अर्थगत, वाकगत या प्रकृतिवादी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयोगितावादी जो रूप है उसका मतलब है कि यह भाषा का एक ऐसा गुण होता है जहां किस तरह से भाषा को सामाजिक संदर्भों में प्रयोग करना है वह चीज आपको सिखाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको व्यक्त करना आता है सामाजिक तौर पर भाषा को। तो 2 बच्चे के साथ में सामाजिक रूप से आपको किस तरह से बात करनी है, अपने साथियों से आप थोड़ा इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप फॉर्मली बात करेंगे, बच्चे से थोड़ा बच्चों की तरह बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं, आपके सामाजिक कुछ संदर्भ होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयोगितावादी। अब देखिए अर्थगत का क्या होता है, अर्थगत का मतलब एक तरह से जब आपको शब्दों को सही अर्थों के साथ में जोड़ना एक तरह से आए, आप बिल्कुल अच्छे से शब्द सही बना पाए, सही अर्थों के साथ जोड़ पाए, कुछ इस तरह की चीजें इसके अंदर होंगी। वाकगत एक काफी वाइड टर्म है जिसके अंदर आपकी क्या आ जाती है कि जो आपके शब्द हैं वो शब्द, उन शब्दों की ध्वनियां आ जाएंगी, वाक्यांश आ जाएंगे, वाक्य आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक वाइडर टर्म है। यहाँ जो प्रयोग बच्चा कर रहा है मंजीत, वो क्या कर रहा है, उपयोगितावादी का प्रयोग कर रहा है। प्रकृतिवादी जो लोग गहराई के साथ प्रकृति के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वहां आपका क्या होगा, प्रकृतिवादी ऑप्शन सही होगा। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश के लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। उसको यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल होता लगता है, रचनावाद, व्यवहारवाद, बहुभाषावाद या फिर आपका सहजवाद या प्राकृतवाद।
तो देखिए ये आपका है एग्जाम्पल किसका, व्यवहारवाद का। जो व्यवहारवाद है वो उसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि बच्चा क्या होता है, या तो अपने परिवारजन से या फिर जो आसपास का वातावरण जैसा उसे मिलता है वहां से जो सुनी हुई भाषाएं होती हैं उनका अनुकरण करके क्या करता है, भाषा को सीखता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा 2 करेक्ट। देखिए उसके साथ ही अगर आप देखें रचनावाद क्या है, रचनावाद जैसा कि नाम है रचना इस शब्द में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, बच्चे के पास में एक उसका अपना ज्ञान होगा जो पहले से होगा, और जब उसे कुछ नया ज्ञान मिलता है तो वो क्या करता है, उन दोनों को मिलाकर क्या करता है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रचनावाद कहलाता है। उसके बाद बहुभाषावाद, कई सारी भाषाओं को प्रयोग करने की क्षमता या कौशल हो गई। सहजवाद या प्राकृतवाद, देखिए इसका मतलब है कि हर एक बच्चा चाहे कोई भी हो उसके अंदर क्या होती है, प्राकृतिक रूप से ही क्या होती है, एक इनेट क्षमता होती है भाषा को सीखने की। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा जो है वो कुछ नए शब्दों को सीख रहा है जो उसकी माँ को लगता है कि उसने कहीं खुद से या अपने वयस्कों से तो नहीं सुने हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों से सुने होंगे। तो ये किसका उदाहरण है, आपका व्यवहारवाद का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। देखिए क्या कह रहा है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चा औपचारिक पठन से पहले, जब वह फॉर्मली पढ़ना शुरू करता है उससे पहले ही क्या कर लेता है, अपने अंदर विकसित कर लेता है। उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी या एमरजेंट समाधान। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 उद्गामी साक्षरता क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उद्गामी जो साक्षरता होती है इसका मतलब है वह ज्ञान या अनुभव जो बच्चे क्या करते हैं, औपचारिक रूप से जब पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले ही उन्हें क्या होती है, जिसकी नॉलेज होती है या जिस ज्ञान या अनुभव को वो औपचारिक रूप से पढ़ना शुरू करने से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, उद्गामी साक्षरता कहलाती है। और ये साक्षरता आपकी आधार बनती है आगे आने वाली शिक्षा या अधिगम का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका संभाषित पठन। तो देखिए संभाषित पठन एक ऐसा पठन होता है जहां आप क्या करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं लेकिन संलग्न रखते हैं जो सुनने वाले हैं उनको, इस तरह से कि वो क्या लें उसमें क्या करें, अपनी क्रियाएं दिखाते रहें, एक तरह से अपने आप को क्या रखें, उसके अंदर संलग्न रखें। जैसे कि क्या करें, आप पढ़ते टाइम उससे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, लास्ट में आपने जो 2 लाइनें पढ़ी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ क्या हो रहा था, इसका नाम क्या था, अभी किसके बारे में बताया था, वो किसका बच्चा था। तो कुछ इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन करते हुए चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया संभाषित पठन। साझा पठन देखिए आपका, ये आपका आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्लास में कोई अध्यापक पाठ को पढ़ रहा है, ठीक है, उसने बच्चों से भी बुक खुलवाई हुई है और जब वह उस पाठ को पढ़ रहा है तो बच्चे उसके साथ साथ में इंटरकनेक्टिवली क्या कर रहे हैं, उस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से होगा साझा पठन। सस्वर पठन मतलब लाउड रीडिंग होगा ये एक तरह से। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि बच्चे संलग्न रहेंगे नहीं रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये है कि सस्वर पठन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडल पठन। अब मॉडल पठन क्या हो गया कि किस तरह से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, एक तरह से वो प्रदर्शित करना, वो दिखाना, मॉडल रीडिंग। जैसे कि आपका कोई मॉडल हो, आपका अपना कोई लाइफ में मॉडल हो सकता है, ठीक है, उसी तरह से कि मॉडल रीडिंग को सिखाना कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, उस चीज को प्रदर्शित करना हो गया। अब यहाँ भी जरूरी नहीं है कि बच्चे संलग्न होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है, इनएक्टिव मोड में होंगे या पैसिव मोड में होंगे, आप ये यहाँ नहीं कह सकते। तो यहाँ क्या हुआ है, दादी नानी जो है वो पुस्तक की कहानियां पढ़कर सुना रही है और वह इस तरह से उन पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साझा पठन तो हो नहीं रहा है कि दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, दादी नानी भी पढ़ रही हैं और आपकी बच्चा भी पढ़ रहा है, नहीं, वो सुन रहा है लेकिन दादी नानी क्या कर रही है, उसको संलग्न रख रही हैं उस क्रिया के अंदर। तो ये आपका क्या होगा, संभाषित पठन होगा। वो ये नहीं सिखा रही है कि किस तरह से उन्हें मॉडल पठन करना चाहिए, वो तो कुछ विचारों से उन्हें परिचित करवा रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, उनकी भी उसमें सक्रिय भूमिका है, इस तरह से उन्हें पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट आपका है पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम
से शुरू किया जाता है और जिससे बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनेम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका समग्र भाषा उपागम, दूसरा है अधोमुखी अधोमुखी बॉटम अप उपागम। तो ये जो आपका अप्रोच होता है अधोमुखी बॉटम अप अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है आपका कि जो अक्षर और स्वर होते हैं ना, उन्हें पढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर धीरे धीरे इस बात की ओर बच्चों को ले जाया जाता है कि वो उनसे शब्द वाक्यांश या फिर क्या करें, वाक्यों में उन्हें संयोजित करना सीखें। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूल तत्वों या वर्णों को ही सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ना सिखाने के लिए यहाँ पर जो आपके स्वर हैं या फिर आपके जो मूल अक्षर हैं उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाएगा उन्हें किस प्रकार आप वाक्यांशों या शब्दों में संयोजित कर सकते हैं। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कथन में तो कह रहा है कि जो ध्वन्यात्मक वर्तनी का प्रयोग होता है वो क्या करता है, लिखने की क्रिया उससे मंद पड़ जाती है। दूसरा कह रहा है कि जो आविष्कृत बच्चे की जो अपनी वर्तनी होती है उसके प्रयोग जो है वो क्या करता है, उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो देखिए ये जो दोनों ही तरीके हैं, इनसे क्या होता है, बच्चा ध्वनि और अक्षरों के बीच फर्क करना आसानी से सीखता है, वो उनके बीच रिश्ते को समझता है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, आपको जो वर्तनी को सही लिखने का तरीका है ना उसको मंद नहीं करते हैं। तो आपका तर्क ए तो हो जाएगा सही, क्योंकि वहां लिखा है कि मंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ कह रखा है कि जो ध्वन्यात्मक वर्तनी होगी वो क्या कर देगी, लिखने के जो सीखने का तरीका होगा उसको योग्यता को मंद पड़ जाएगी उससे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका ए गलत है, परंतु आर क्या है आपका सही। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी सेशन आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए? नहीं, ये आपका नहीं हो सकता है। ये नॉर्मल इस तरह से समझिए जैसे आप हिंदी भाषा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको क्या है, इंग्लिश बोलने में तो क्या उसके लिए सीधा काउंसलर की आपको आवश्यकता होगी? नहीं। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे कि गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती को सुधाराए, इस तरह से भी आप क्या है, ये कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे कक्षा में सिर्फ स्वैसर वाचन करने से आपकी भाषा अच्छी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये भी आपका जरूरी नहीं है कि हो। तो क्या हो कि ऐसे खेलों और गतिविधियों का आयोजन किया जाए, क्योंकि बच्चे जब खेलों के माध्यम से सीखते हैं ना या गतिविधियां करके जब उनका शारीरिक तौर पर भी वो संलग्न रहते हैं एक्टिविटीज में, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं और ये उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावी तरीका है? अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। देखिए ये सिर्फ परिभाषा बता देने से तो कुछ हो नहीं सकता है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अध्यापिका श्याम पट पर शब्द लिखे और शिक्षार्थियों को याद करने के लिए कहे, ये भी कोई तरीका नहीं है। जहां भी आपका ये रटना आ गया वहां तो आपका ऑप्शन गलत ही है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए, ये भी देखिए आपका कोई सही तरीका नहीं होगा। बच्चों को सबसे अच्छा जो तरीका क्या होगा कि जो स्थिति होंगी विशेष उन्हीं में क्या बताए, उन शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो वहां जो बच्चे होंगे ना, वास्तविकता के साथ साथ जब बच्चों को जोड़ा जाता है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझते हैं। तो उनकी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से उन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, उन वाक्यों में जिस तरह से उन शब्दों को फिट बिठाया जा सकता है, तो वहां उस तरह से उन बच्चों को समझाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको कोई और ऑप्शन सही लग सकता है, तरीके और भी सही लग सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है पेडागोजी के अंदर कि 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सबसे सही ऑप्शन होगा आपका वास्तविक परिस्थितियों में। आप खुद से भी जोड़कर देख सकते हैं कि अगर सिर्फ आपको परिभाषा बता दी जाए, सिर्फ श्याम पट पर बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए और उसे याद आप कर लें, तो आपको वो कितना याद रहेगा। और उसी के साथ अगर आपको समझाकर
कि कहाँ आप यूज कर सकते हैं, किसी स्थिति के साथ जोड़कर, किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ जोड़कर अगर आपको उस चीज को समझाया जाएगा तो आप ज्यादा टाइम तक क्या कर पाएंगे, उस चीज को रिटेन कर पाएंगे और आपको वो फिर बोरिंग भी नहीं लगेगा। ये चीजें क्या करती हैं, एक बोरिंग स्टडी की तरफ आपको ले जाती हैं जहां आप उतना 100% अपने माइंड की कॉन्सियसनेस नहीं दे पाते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट है ये पेडागोजी का, बाकी के 15 क्वेश्चन हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए पेडागोजी को बहुत ही डिटेल में हमें डिस्कस करना होता है, जबकि जो आपके गद्यांश पद्यांश के हैं उन्हें हम थोड़ा ऊपर ऊपर से भी देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस को करना है। भाषा सीखना किससे संबंधित है, उत्पाद से, प्रक्रिया से, कौशल से या अर्जन से। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या, कौशल, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भाषा सीखना है वो किससे संबंधित है आपका, वो आपके भाषा सीखने के कौशल से संबंधित है। ठीक है, और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चीज में, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अर्जन से नहीं है, अर्जन तो आप मतलब भाषा आप सीखना क्या हो गया, एक कौशल हो गया कि आप भाषा कौशल सीख रहे हैं। अर्जित तो आप क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा को ऐसे ही कर लेते हैं। कौशल के अंदर क्या आएगा, जब आप भाषा को सीख रहे हैं तो आपका लर्निंग भी आएगा, रीडिंग भी आएगा, राइटिंग भी आएगा और क्या आएगा आपका स्पीकिंग आएगा। जब इन चारों चीजों में, चारों चरणों में आपको दक्षता मिल जाती है तो फिर वहां पे क्या है कि आप भाषा को सीख चुके हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक कौशल होता है। और ये आपका जो भाषा कौशल है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, जिसके अंदर आपका आएगा लिसनिंग, ठीक है, और आपका क्या आएगा रीडिंग। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग आपका ग्रहणात्मक कौशल के अंदर आएंगे। उसी के साथ में आपका जो उत्पादक कौशल है उसमें आपके कौन से आ जाएंगे, 2। एक तो आपका आ जाएगा स्पीकिंग जो बच गया, और क्या बच गया आपका राइटिंग। ठीक है, तो जहां आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे वो आपका उत्पादक कौशल होगा, और जहां आप पैसिव में होंगे कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है आप सिर्फ सुन रहे हैं, तब आप क्या है पैसिव मोड में है। तो ये लर्निंग और रीडिंग होगा ग्रहणात्मक, जब आप दूसरे से सुनकर क्या करेंगे, उस चीज को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, और जब आप बोलकर और लिखेंगे तब आपका क्या होगा, उत्पादक कौशल होगा। तो भाषा सीखना किससे संबंधित है आपका, आपके भाषा कौशल से। तो ये आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगर आप प्रीवियस ईयर को इसी तरह से इन डिटेल समझना चाहते हैं। देखिए अभी तक आपने सिर्फ 3 हिंदी के सेक्शन देखे होंगे, अगर आपने पूरे देखे हैं, और इन 3 में ही आपको कई सारी चीजें ऐसी मिली होंगी जहां आप एक दूसरे के क्वेश्चन के साथ में रिलेट कर पा रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर आपको इन सीटेट तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेडागोजी बहुत ऐसे लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ें समझें तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।